गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर ऑफ ओशनिक वाटर या समुद्रों के जल का तापमान। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। धरातलीय जल और महासागरीय जल के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। महासागरीय जल के भौतिक गुणधर्मों के अंतर्गत जल का तापमान, घनत्व, प्रकाश, रंग, संचरण आदि तथा रासायनिक गुणधर्मों में लवणता या खारापन, रासायनिक संगठन, वर्षण आदि सम्मिलित हैं। महासागरों के तापमान के अध्ययन से वाष्पीकरण, संघनन, गुप्त ऊष्मा विनिमय, वृष्टि के प्रकार, लक्षण एवं प्रादेशिक वितरण का ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से महासागरीय जल का तापमान केवल महासागरीय जीवों एवं वनस्पति को ही प्रभावित नहीं करता है, अपितु तटवर्ती स्थलीय भागों की जलवायु एवं जीव जगत को भी प्रभावित करता है। महासागरों का संपूर्ण वनस्पति एवं प्राणी जगत प्रारूप सौर ऊर्जा से प्राप्त तापमान के वितरण स्वरूप द्वारा ही निर्धारित होता है। समस्त भूपृष्ठ पर ताप का स्रोत सूर्य है। ऊष्मा एवं ऊर्जा के कारण ही जल में संचरण या गति उत्पन्न होती है। यद्यपि पृथ्वी पर जल व स्थल दोनों ही भागों का ताप सूर्य द्वारा प्राप्त होता है, किंतु भिन्न प्रकृति के कारण जलीय और थलीय भागों के ताप में अंतर पाया जाता है। महासागरीय जल का तापमान बड़े क्षेत्र में कहीं भी समान नहीं पाया जाता है। उसके क्षैतिज और लंबवत वितरण में अनेक कारकों का निरंतर प्रभाव पड़ता है। भूतल की तरह महासागरीय सतह के तापमान का वितरण भी अनेक कारकों से प्रभावित रहता है। इसी कारण इसका क्षेत्रवार वितरण असमान एवं विषम रहता है। महासागरीय सतह के जल के तापमान को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्न हैं। अक्षांश। सागर तल सर्वत्र समरूपी है, अतः यहाँ पर धरातल की विषमता जैसे कारक प्रभावी नहीं रहते। इसी कारण सागर तल पर ताप प्राप्ति मुख्यतः अक्षांशवार रहती है। सबसे अधिक सौर ऊर्जा अयन वृत्तों के मध्य उष्ण कटिबंध को प्राप्त होती है, अतः उष्ण कटिबंधों के सागर तल का तापमान सबसे ऊंचा रहता है। यही नहीं, शीतोष्ण कटिबंध के तापमान भी उष्ण कटिबंधीय ऊंचे तापमान वाले सागर जल से ही प्रभावित रहते हैं, क्योंकि उष्ण कटिबंध से जो समुद्र की गर्म धाराएं हैं वो शीतोष्ण कटिबंध की ओर बहकर वहां के तापमान को अपने विशेष गुणों के अनुसार बदलती रहती हैं। विषुवत रेखा के निकट सूर्य तप सबसे अधिक प्राप्त होने से औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहते हैं। अयन वृत्तों के मध्य स्थित उष्ण कटिबंध के औसत तापमान 22 से 26 डिग्री के मध्य रहते हैं। अयन वृत्तों से ध्रुवीय भागों की ओर के औसत तापमान 45 डिग्री अक्षांश तक धीमी गति से गिरते हैं, अतः 45 डिग्री उत्तर व 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य के औसत तापमान 14 डिग्री से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य पाए जाते हैं। इसके पश्चात सौर ऊर्जा प्राप्ति में तेजी से कमी, पृथ्वी की गोलाई का प्रभाव, वायुमंडल की मोटाई, ठंडी धाराओं के बढ़ते प्रभाव आदि कारणों से 55 डिग्री अक्षांश के बाद ध्रुवों की ओर के सागरों के तापमान में तेजी से कमी आने लगती है। ठंडी धाराओं का प्रभाव क्षेत्र 50 डिग्री अक्षांश तक तेजी से बढ़ता रहता है, अतः यहाँ के तापमान 4 से 12 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहते हैं। शीत कटिबंध से ध्रुवों की ओर के तापमान हिमांक बिंदु के आसपास या उससे भी कम रहते हैं। सागर जल की विशिष्टता। जल अपने अनेक गुणों के कारण सौर ऊर्जा ग्रहण करने और तापमान के वितरण में स्थल से पूरी तरह से अलग प्रभाव डालता है, क्योंकि जल की ऊपरी सतह चमकीली होती है, अतः सौर ऊर्जा का एक भाग जल तल से परावर्तित हो जाता है। जो भी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो पानी की सतह के ऊपर टकराकर वापस
वायुमंडल की ओर लौट जाती है। जो भी ऊर्जा जल सतह को प्राप्त होती है वह भी लगभग 15 से 20 मीटर गहराई तक ही जल को गर्म कर पाती है। जल गतिशील रहता है, उसमें संवहनिक धाराएं एवं क्षैतिज धाराएं चलती हैं, अतः ऊष्मा का आदान प्रदान होता रहता है। पानी गतिशील रहता है, इसलिए उसके अंदर संवहनिक धाराएं ऊपर से नीचे की तरफ, सतह से नीचे की तरफ, ऊपर का गर्म पानी नीचे ठंडे पानी की जगह ऐसे चक्र सा बनता रहता है। तो इस तरीके से भी चलती हैं, साथ ही क्षैतिज रूप में भी चलती हैं, मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर पानी की धाराएं चलती हैं, जिससे भी जो उनके अंदर पानी में ऊष्मा होती है उसका आदान प्रदान होता रहता है। जल की गुप्त ऊष्मा स्थल से कहीं अधिक होती है। उक्त विशिष्ट गुणों के कारण महासागरीय जल निरंतर एक सी व धीमी गति से गर्म होता रहता है एवं धीमी गति से ही ठंडा होता है। इसी कारण ना तो जल के उच्चतम तापमान स्थल की भांति 45 डिग्री सेल्सियस तक या उससे अधिक ऊंचे पहुंच पाते हैं और ना ही न्यूनतम तापमान -40 डिग्री से नीचे रहते हैं। जल के तापमान 0 डिग्री से 27 डिग्री 28 डिग्री तक रहते हैं, -28 तक ही रहते हैं। इससे अधिक या कम अपवाद स्वरूप ही रह पाते हैं। लाल सागर और फारस की खाड़ी में तटीय मरुस्थलों के कारण स्थलीय रूप से तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य बढ़ सकते हैं। स्थल खंडों का वितरण। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलखंडों की कमी है। यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की तुलना में उत्तरी गोलार्ध के महासागर गर्मियों में अधिक गर्म और शीतकाल में महाद्वीपों से चलने वाली बर्फीली हवाओं के प्रभाव से अधिक ठंडे हो जाते हैं। इसके विपरीत, यद्यपि अंटार्कटिका महाद्वीप बर्फ से ढका है, फिर भी दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों का निरंतर विस्तार रहने से वहां का तापमान ग्रीष्मकाल में उत्तरी गोलार्ध से कम एवं शीतकाल में सम या शीतल रहता है। अतः यहाँ महासागरीय जल के तापमान में मौसमवार अंतर कम पाया जाता है। समुद्री धाराएं। विषुवत रेखीय एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में निरंतर तापमान ऊंचा रहने से सागर काफी गहराई तक गर्म हो जाते हैं। इससे पानी हल्का और गर्म होकर शीतोष्ण प्रदेशों की ओर प्रचलित स्थायी पवनों की दिशा और फेरल के नियम के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगते हैं। इसी का प्रभाव से उष्ण शीतोष्ण प्रदेशों में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर गर्म धाराएं बहती हैं। यही गर्म धाराएं आगे चलकर पछुआ पवनों के प्रभाव से शीतोष्ण प्रदेशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड अधिक होने से वहां ये प्रभाव अधिक स्पष्टता से दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका का अलास्का तट, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का तटीय भाग और उत्तरी न्यूजीलैंड उष्ण धाराओं के प्रभाव से शीतकाल में भी उष्ण बने रहते हैं। इसी तरह ठंडी धाराओं के प्रभाव से उष्ण मरुस्थलों के पश्चिमी तटवर्ती सागर जल शीतल रहता है। जब गर्म व ठंडी धाराएं तटीय भाग के निकट मिलती हैं तो ऐसे सागर तल पर स्थानीय संघनन के प्रभाव से घना कोहरा छा जाता है। इससे दृश्यता घट जाती है व तापमानों में भी अचानक परिवर्तन आ जाते हैं। अतः जब गर्म धाराएं ठंडे सागरों की ओर एवं ठंडी धाराएं उष्ण सागरों की ओर बहती हैं तो इसका स्पष्ट प्रभाव स्थानीय एवं प्रादेशिक रूप से देखा जा सकता है। प्रचलित पवनें। पवनों का प्रभाव सागर तल का स्पष्टतः दिखाई देता है। पवनें न सिर्फ उष्णकटिबंधीय वायुमंडल के ताप को शीतोष्ण वायुमंडलीय प्रदेशों की ओर प्रवाहित करती हैं, वरन जिस सागर तल पर प्रवाहित होती हैं उसे भी उष्ण या शीतल बनाती हैं। पछुआ पवन अयनवृत्तों का ताप शीतोष्ण सागरों की ओर वितरित करती हैं। ऐसे प्रभाव से न सिर्फ सागर तल ही प्रभावित होता है, बल्कि विक्षोभ मंडल की संघनन क्रिया में शीतोष्ण प्रदेश में हिम वर्षा के स्थान पर जल वृष्टि का महत्व बढ़ जाता है। इससे भी सागर जल के तापमान कुछ ऊंचे बने रहते हैं।
स्थायी पवनों की दिशा के अनुसार गर्म या ठंडे जल की धाराएं दिशा विशेष में बहती हुई महाद्वीपों के तटों को प्रभावित करती हैं। इसी भांति जब पवनें स्थल से जल की ओर बहती हैं तो महासागरीय सतह के तापमान कुछ गिर जाते हैं। ऐसे तटीय सागरों का तापमान कुछ नीचे ही रहता है। हिमशिलाओं का प्रभाव। अंटार्कटिका महाद्वीप एवं ग्रीनलैंड प्राय बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ से टूटकर हिमखंड सागर तल पर दूर तक बहते रहते हैं। ऐसी हिमशैलों के प्रभाव से उनके आसपास के सागर जल का तापमान काफी नीचे गिर जाता है। न्यूफाउंडलैंड के निकट हडसन की खाड़ी में पूर्वी साइबेरिया के तटीय भागों एवं सुदूर दक्षिणी ध्रुवीय सागरों के बर्फीले तापमान होने का एक मुख्य कारण हिमखंडों का ध्रुवों से 50 से 60 डिग्री अक्षांशों तक बहकर आना एवं पिघलना रहा है। भूगर्भिक ताप। महासागरों की तली में कुछ भूगर्भिक ताप की भी प्राप्ति होती है। यद्यपि इसकी मात्रा सूर्य ताप से 1000वें भाग से भी कम होती है, किंतु सागरी जल के तापमान पर इसके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले अन्य कारणों में स्थानीय रूप से तूफानी मौसम, तली में ऊंची श्रेणी का विस्तार, तटीय खाड़ियां और अर्ध खुले सागरों की विशेष स्थिति मुख्य है। तापमान का क्षैतिज वितरण। सामान्य तौर पर महासागरों के तल का तापमान अक्षांशों के अनुसार वितरित है, फिर भी इस पर विशेष रूप से उपयुक्त कारकों का प्रभाव क्षेत्रीय या प्रादेशिक रूप से स्पष्टतः दिखाई देता है। विषुवत रेखा पर महासागरों की ऊपरी सतह का तापमान सामान्यतः 27 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। यहाँ से उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर तापमान में निरंतर गिरावट होती जाती है। दोनों गोलार्ध में विषुवत रेखा से 30 डिग्री अक्षांशों तक तापमान गिरावट की दर प्रत्येक अक्षांश पर 1/4 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी कारण 20 डिग्री अक्षांश के आसपास 21 डिग्री सेल्सियस एवं 45 डिग्री अक्षांश पर 15 डिग्री सेल्सियस तक रहते हैं। पछुआ पवनों एवं उष्ण धाराओं के प्रभाव से तापमान धीमी गति से गिरते हैं। इसी प्रभाव से ही 35 डिग्री से 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तटीय सागरों के तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ऊंचे रहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में यह अंतर स्पष्टतः देखा जा सकता है। औसतन 45 डिग्री के पश्चात तापमान अधिक तेजी से गिरने लगते हैं और 65 डिग्री तक तेजी से गिरकर 1 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास एवं ध्रुवों पर 0 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाते हैं। यहाँ भी उत्तरी अटलांटिक एवं उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भागों के तापमान 50 डिग्री अक्षांश तथा काफी नीचे रहते हैं। यह 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहते हैं, जबकि इन्हीं महासागरों के पूर्वी भागों के तापमान 5 से 10 डिग्री के मध्य रहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों के तापमान जल की निरंतरता और स्थल की कमी के कारण अक्षांशों का अनुसरण करते हुए ध्रुवों की ओर गिरते जाते हैं। यह विश्व का मानचित्र है, जिसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो तापमान को दर्शाया गया है। आप देखिए, ये आपका ध्रुवीय दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव है। इसके अंदर जो तापमान है वो आपके ये 2 डिग्री तक पहुंच रहे हैं, 5 डिग्री से कम है। ये जो रंग है नीला और बैंगनी कलर, ये आप देखिए, या अंटार्कटिका महाद्वीप के साइड में ये आपका -2 वाला कलर दिख रहा है। उससे ऊपर ये 5 डिग्री वाला रंग इसमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ तापमान सबसे कम है। इसी प्रकार से ऊपर के दो जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसमें ये बैंगनी कलर आपका -2 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, और ये जो नीला रंग आपका यहाँ तक देखने को मिल रहा है, ये नीला रंग आपका 5 डिग्री का तापमान बता रहा है। इसी प्रकार अत्यधिक तापमान जो है 30 से 35 डिग्री वाले, उसका शेडिंग अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाल सागर और इधर फारस की खाड़ी के बीच में देखने को मिल रहा है। साथ ही ये पूरा क्षेत्र जो है 25 से 35 डिग्री के मध्य, ये सारा तापमान इसमें गर्म देखने को मिल रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक जो ध्रुव के किनारे वाला इलाका, जिसमें
ये वाला क्षेत्र थोड़ा अधिक चौड़ाई लिए हुए है और बीच के जो तापमान है वो 15 से 20 के बीच में देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो तापमान का वितरण विश्व के ऊपर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से हमें तापमान में ध्रुव की ओर गिरावट देखने को मिलती है। भूमंडल के समस्त महासागरों का औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान इस औसत दशा से कुछ अधिक अर्थात 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का औसत तापमान कुछ नीचे अर्थात 15.5 डिग्री सेल्सियस अंकित किए जाते हैं। इसी तरह खुले महासागर में सर्वोच्च तापमान उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री, अक्षांश पर 28 डिग्री सेल्सियस एवं स्थानीय रूप से बंगाल की खाड़ी में अंकित किए जाते हैं। अर्धखुले सागरों में सबसे गर्म लाल सागर 32 डिग्री सेल्सियस एवं फारस की खाड़ी 34 डिग्री सेल्सियस है, जो कि उष्ण मरुस्थलों से घिरे रहने से अधिक गर्म रहते हैं, जो कि मैंने अभी आपको मानचित्र पर दिखाया था। उच्च अक्षांशों में स्थित होने से भूमध्य सागर एवं काला सागर के तापमान इनसे नीचे रहते हैं। खुले महासागरों में प्रशांत महासागर के औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस एवं अटलांटिक महासागर के औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहते हैं। हिंद महासागर का विस्तार उत्तरी सुदूर अक्षांशीय प्रदेशों में नहीं है, अतः यहाँ का तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास अर्थात कुछ ऊंचा ही रहता है। तापमान का लंबवत वितरण। जिस प्रकार सागर जल के तापमान का क्षैतिज वितरण कई कारकों से प्रभावित रहता है, उसी प्रकार सागर जल की गहराई के अनुसार तापमान का परिवर्तन भी सर्वत्र समान नहीं है। महासागरों का सर्वाधिक तापमान सतह पर ही पाया जाता है, जो कि सामान्यतः गहराई के अनुसार घटता जाता है। महासागरीय जल के तापमान के लंबवत वितरण पर निम्न कारकों का प्रभाव पड़ता है। अब ये जो चित्र आप देख रहे हैं कि एक तरफ इसमें बढ़ता हुआ तापमान है और इस तरफ में बढ़ती हुई गहराई है। आप देखें कि जैसे जैसे गहराई इसकी अधिक चली गई, तापमान के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, और जैसे जैसे हम सतह के नजदीक जाते हैं तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। और ये जो समुद्र की जो गहराई है 1000 मीटर तक की है, इसमें तापमानों में वृद्धि ज्यादा देखने को मिलती है। ये लाल रंग की जो रेखा इसमें बनाई गई है वो समान तापमान को दर्शाने वाली रेखा है, और इसको तापमान को दर्शाने वाली रेखा इसको हम थर्मोक्लाइन कहते हैं। पहला, महासागरीय धाराएं। जल में संवैनिक धाराएं चलने के कारण मध्य अक्षांशों में गर्म धाराओं के प्रभाव से जहां जहां सतह पर जल का तापमान ऊंचा रहता है, वहां पर 180 मीटर की गहराई तक तापमान प्राय स्थिर या धीमी गति से गिरते हैं। लेकिन उष्ण प्रदेशों में जहां भी ठंडी धारा का प्रभाव रहता है, वहां पर सतह से 20 से 30 मीटर के पश्चात तापमान कुछ गहराई तक बढ़ने लगते हैं और 150 मीटर के पश्चात पुनः गिरने लगते हैं। ऐसा मात्र कुछ स्थानों पर ही होता है। दूसरा, अक्षांशीय अंतर। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर सागर की सतह के तापमान गिरने लगते हैं, अतः मध्यवर्ती एवं उच्च अक्षांशों में जल ठंडा एवं ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फीला रहता है। इसी कारण गहराई बढ़ने के साथ साथ यहाँ के तापमान धीमी गति से गिरते हैं। विषुवत रेखा के आसपास सतह के तापमान 27 डिग्री रहते हैं, जो कि 2000 मीटर की गहराई पर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। वहीं उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री अक्षांश पर अटलांटिक महासागर की सतह के तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस से 2000 मीटर की गहराई पर 1.2 डिग्री से 2 डिग्री तक ही रहते हैं। इसी भांति दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री अक्षांश पर महासागरीय सतह के तापमान जहां 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहते हैं, वहीं 2000 मीटर की गहराई पर 1.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि ठंडे प्रदेशों या ध्रुवीय अक्षांशों की ओर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान प्राय स्थिर या बहुत ही धीमी गति से गिरते हैं, क्योंकि महासागरों के जल का तापमान किसी भी गहराई पर 1.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिर सकता। अंटार्कटिका महाद्वीप के निकट बर्फ के कारण सतह का तापमान 0 से -1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि यहाँ सतह से 180 मीटर गहराई पर तापमान बढ़कर
1.2 डिग्री सेल्सियस अंकित किए जाते हैं। इसी कारण ध्रुवों के आसपास एवं हिमशिला प्रभावित प्रदेशों में स्थायी रूप से ताप विलोमता की दशा पाई जाती है। सागर तली का स्वरूप। जब कोई सागर महासागर से अलग होकर भी संक्रिय मार्ग मतलब जलडल मगरू मध्य से जुड़ा रहता है तो वहां के तापमान का स्वरूप भिन्न प्रकार का रहता है। ऐसा विशेषकर उष्ण एवं उष्ण शीतोष्ण प्रदेशों में देखा जा सकता है। यहाँ पर जिस गहराई तक महासागरीय तल से कटक या उभार का विस्तार है, उस श्रेणी पर जो तापमान रहेंगे वही तापमान आंतरिक सागर या खाड़ी की सभी गहराइयों पर रहेंगे, जबकि खुले महासागर के तापमान निरंतर गिरते जाएंगे। इस प्रकार खुले महासागरों के तापमान 50 डिग्री अक्षांश तक सतह से गहराई की ओर जाने पर उष्ण सागरों में 180 मीटर तक अपेक्षितः अधिक तेजी से गिरते हैं। इसके पश्चात तापमान धीमी गति से किंतु निरंतर 2000 मीटर की गहराई तक गिरते जाते हैं। 2000 मीटर पर प्राय सभी महासागरों के तापमान गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाते हैं। इस प्रकार ऊपर से 180 मीटर की गहराई तक सौर ताप का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव रहने से, ताप विकिरण का प्रभाव रहने से तापमान अपेक्षितः कुछ ऊंचे बने रहते हैं। प्रशांत महासागर के तापमान 180 मीटर की गहराई तक भी उष्ण प्रदेशों की तुलनात्मक रूप से 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक ऊंचे रह सकते हैं, किंतु इसके पश्चात 2000 मीटर की गहराई तक पहुंचते पहुंचते 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाते हैं। चूंकि बर्फ पानी से हल्की होती है, अतः महासागरीय तली में तापमान कैसे भी रहे बर्फ नहीं पाई जा सकती। अतः 2000 मीटर के पश्चात तापमान सभी महासागरों में लगभग स्थिर रहते हैं, अर्थात 4000 मीटर पर भी तापमान 1.2 से 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेंगे। किसी भी स्थिति में गहरे महासागरों की तली या गहरी खाइयों एवं गर्तों में तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस के नीचे गिरना तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं। बंद व खुले अर्धखुले सागर। ऐसे सागरों में तापमान का लंबवत वितरण भिन्न रहता है। लाल सागर, सरगोसा सागर, बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी आदि जिस तल पर महासागरों से अलग होते हैं, वहां का तापमान ही आगे के सारे बंद सागर में आंतरिक संवहन धाराएं चलने से तली तक एक जैसा बना रहता है। जैसे लाल सागर के हिंद महासागर से अलग होने के तल पर 22 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है, तो लाल सागर में सभी गहराइयों पर 1000 मीटर या अधिक तक यही तापमान रहेगा, जबकि खुले हिंद महासागर के तापमान 2000 मीटर पर गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस तक अंकित किए जाते हैं। जिस आंतरिक या बंद सागर में गर्भधारा या गर्म वायु राशि का प्रभाव रहता है, वहां के तापमान अपेक्षितः ऊंचे एवं ठंडी धारा के प्रभाव से कुछ नीचे रहते हैं। वर्षा। विषुवत रेखीय प्रदेशों में अधिक वर्षा होने के कारण समुद्री सतह का जल कम गर्म रहता है। सतह से कुछ गहराई पर तापमान बढ़ जाता है, किंतु अधिक गहराई में तापमान पुनः गिरने लगता है। कम वर्षा वाले भागों में सूर्य तप का प्रभाव अधिक रहता है। महासागरीय जल के तापमान के स्वरूप का प्रभाव उसके घनत्व, गतिशीलता, जैव जगत के स्वरूप, जल संसाधनों की प्राप्ति आदि पर विशेष रूप से दिखाई देता है। महासागर ही नहीं अपितु निकट के स्थल खंडों के संपूर्ण जैविक एवं अजैविक क्रियाकलापों पर भी इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो आज हम जो पढ़ रहे थे वो था महासागरों में तापमान का वितरण। उसको हमने क्षैतिज उसका स्वरूप देखा और उसका लंबवत स्वरूप भी देखा कि किस तरीके से भिन्न भिन्न दशाओं में उनका स्वरूप कौन कौन के कारकों के कारण प्रभावित होता है। महासागर विशाल तो होते हैं, लेकिन समान रूप से उनमें तापमान एक जैसा नहीं रहता। ये सब चीजें हमने आज के व्याख्यान में जानी। हम अगले व्याख्यान के अंदर महासागरों में लवणता के बारे में बात करेंगे। जैसे तापमान एक जैसा नहीं रहता, ऐसे महासागरों की लवणता में भी भिन्नता पाई जाती है। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।